darker the night, the deeper the secrets hidden within. नमस्कार। आज हम हिंद महासागर की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसे रहस्य की पड़ताल करने जो सच में सालों बाद भी सिहरन पैदा करता है। बिल्कुल। बात है 1847 की। ये वही साल था जब भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, जैसा हमें बताया गया है। हाँ। और ठीक उसी वक्त समंदर के बीचों बीच एक जहाज SS अरुणदेव वो गायब हो गया, बिना किसी निशान के। हाँ, बिना किसी निशान के। लेकिन गायब होने से ठीक पहले उसने एक मैसेज भेजा, और वो मैसेज उसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए थे। हाँ, वो SOS सिग्नल, वो अपने आप में ही मतलब बहुत अजीब था, डरावना। क्या था उसमें? पहला संदेश था, सभी अधिकारी कप्तान समेत मर चुके हैं। ओह। शायद पूरा दल मर चुका है। आप सोचिए, ये शब्द सुनने में कितने भयानक लगे होंगे उस वक्त। यकीनन। और ये यही खत्म नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही पलों के बाद एक और जैसे टूटा फूटा सा संदेश आया। क्या? बस इतना, मैं मर रहा हूँ। और उसके बाद? खामोशी, पूरी तरह खामोशी। रेडियो एकदम शांत। कोई जहाज का नाम, कोई लोकेशन, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, ना नाम न लोकेशन, बस वो अधूरे डरावने शब्द हवा में तैरते रह गए। ये तो बहुत ही अजीब है। उस जमाने में बिना लोकेशन सिग्नल। हाँ, ये बहुत असामान्य था, और इसने फौरन भारतीय नौसेना के जो स्टेशंस थे उनको अलर्ट कर दिया। हरकत में आगे होंगे वो लोग। बिल्कुल। आसपास के जितने भी जहाज थे सबको चेतावनी भेजी गई कि भाई नजर रखो, कोई भी लावारिस अजीब सा जहाज दिखे तो फौरन बताओ। एक अनजाना खतरा सा महसूस हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, हाँ, उनके आधार पर इस SS अरण्यदेव की जो उलझी भी कहानी है उसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये सवाल कि क्या ये जहाज सच में था? सही। इसके क्रू के साथ आखिर हुआ क्या? और ये रहस्य आज तक अनसुलझा क्यों है? चलिए फिर शुरू करते हैं। इस समुद्री पहेली में थोड़ा और गहराई तक जाते हैं। बिल्कुल। तो सिग्नल मिलने के बाद खोजबीन शुरू हुई। करीब 3 दिन लगे। 3 दिन तक कुछ नहीं मिला? नहीं। फिर एक मालवाहक जहाज था, MV सूर्यप्रभा। अच्छा। उसको दूर क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया। अच्छा। उन्हें लगा शायद ये अरण्यदेव है। और वो कैसा दिख रहा था? मतलब जो विवरण मिलते हैं बताते हैं कि वो जहाज बिल्कुल शांत खड़ा था, एकदम चुप। शांत मतलब? कोई रोशनी नहीं, कोई धुआं नहीं निकल रहा था, कोई आवाज नहीं, बस लहरों पर चुपचाप तैर रहा था। अरे, जैसे कोई भुतहा जहाज हो जिसकी रूह निकल चुकी हो। ये नजारा ही अपने आप में डरावना रहा होगा। बहुत। MV सूर्यप्रभा के कप्तान थे अर्जुन मेहता, काफी अनुभवी नाविक थे। उन्होंने इस अजीब शांति को देखा और समझ गए कि कुछ बहुत गड़बड़ है। खतरे का संकेत समझा उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि अपने जहाज को उस रहस्यमयी जहाज के पास ले चलो, जांच करनी होगी। ठीक। साफ लग रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है वहाँ। तो सूर्यप्रभा पास गई अरुण्यदेव के? हाँ, सावधानी से। जहाज वाकई एकदम स्थिर था, जैसे किसी ने लाके छोड़ दिया हो। कप्तान मेहता ने फिर अपने कुछ हिम्मत वाले नाविकों को भेजा कि जाओ उस जहाज पर चढ़ो और देखो कि माजरा क्या है। ओह, ये तो बड़ा जोखिम भरा काम था। तो हवा में भी कहते हैं कि अजीब सी भारीपन था, एक अनकहा सा डर। और जब वो नाविक अरुणदेव पर चढ़े, उन्होंने क्या देखा? जो उन्होंने देखा वो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। वो किसी बुरे सपने जैसा था। क्या? पूरा डेक लाशों से अटा पड़ा था, हर तरफ। चालक दल के सदस्य मरे पड़े थे, सब के सब? हाँ, जहाँ थे वहीं ढेर हो गए थे। लेकिन मौत कैसे हुई थी? मतलब लड़ाई हुई थी या? यही तो अजीब बात है। बताते हैं कि मौत का तरीका सामान्य नहीं था। हर चेहरे पर एक अजीब सा जमा हुआ डर था। जमा हुआ डर? हाँ, आंखें खुली की खुली, जैसे उन्होंने अपनी मौत को बिल्कुल सामने आते देखा हो। अरे बाप रे। और मुंह चीखने की मुद्रा में खुले थे, पर जैसे आवाज गले में ही अटक गई हो। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और ये डर सिर्फ इंसानों तक नहीं था। मतलब? जहाज का जो पालतू कुत्ता था वो भी उसी तरह मरा पड़ा था, दांत भींचे हुए, जैसे वो भी किसी अनदेखे दुश्मन पर गुर्रा रहा हो मरते मरते। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? कुछ तो और रहा होगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि किसी भी लाश पर जख्म का एक भी निशान नहीं था। क्या? कोई निशान नहीं? नहीं,
न खून, न कोई चोट का निशान, कुछ भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? बिना किसी बाहरी चोट के सबकी मौत और सबके चेहरे पर वो भयानक डर। हाँ, ये किसी आम हादसे या लड़ाई झगड़े की तरफ तो इशारा नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी अंदरूनी चीज ने हमला किया हो, कोई अदृश्य चीज। शायद, या कोई मनोवैज्ञानिक असर, पता नहीं। ये डर शारीरिक चोट से ज्यादा गहरा लग रहा था। फिर उन्होंने जहाज के अंदर जाकर देखा। बिल्कुल, जांच दल अंदर गया और वहां भी वही मंजर था। कहाँ? इंजीनियरिंग रूम में इंजीनियर अपने कंट्रोल पैनल पे लुढ़के पड़े थे। ब्रिज पर कप्तान और बाकी अफसर अपनी अपनी जगह पर मृत। सब अपने पोस्ट पर। हाँ, लेकिन सबसे दुखद नजारा शायद रेडियो रूम का था। रेडियो रूम? जहाँ से वो सिग्नल आया था? हाँ, वहाँ रेडियो ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर मिला, ट्रांसमीटर पर झुका हुआ। ओह। उसकी उंगलियां अभी भी वो सिग्नल भेजने वाली कीज के पास थीं। जैसे वो आखिरी सांस तक। हाँ, जैसे उसने आखिरी सांस तक मदद के लिए वो डरावना संदेश भेजने की कोशिश की हो। मैं मर रहा हूँ, शायद यही उसके आखिरी शब्द थे। ये सब सुनकर ये अजीब लग रहा है। और इस पूरे खौफनाक माहौल में एक और चीज थी जिसने सूर्यप्रभा के नाविकों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। क्या चीज? वो थी जहाज के अंदर की ठंडक, अजीब सी ठंडक। ठंडक? हिंद महासागर में तो भयानक गर्मी होती है। हाँ, यही तो बात है। स्रोत बताते हैं कि बाहर का तापमान उस वक्त लगभग 40 डिग्री सेल्सियस था। भयंकर गर्मी। और अंदर? अरण्यदेव के अंदर तापमान सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 4 डिग्री? ये कैसे हो सकता है? इतनी ठंड के नाविकों की सांस भाप बनकर निकल रही थी, धुएं की तरह। ये तो भौतिकी के नियमों के खिलाफ लगता है। जहाज के सारे सिस्टम बनते हैं ना। हाँ, कोई एयर कंडीशनिंग, कोई रेफ्रिजरेशन, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो फिर ये अप्राकृतिक ठंड कहाँ से आई? यही तो सवाल है। क्या इसका चालक दल की मौत से कोई लेना देना था? ये रहस्य को और गहरा कर देता है। 4 डिग्री सेल्सियस बिना किसी बाहरी ऊर्जा के। सही बात है। तो इतने सारे सवाल, इतना खौफनाक मंजर, कप्तान अर्जुन मेहता ने क्या किया फिर? देखिए, वो अनुभवी थे और वो जवाब जानते थे। उन्होंने जहाज को यूं ही छोड़ने का फैसला नहीं किया। तो उन्होंने आदेश दिया कि अरण्यदेव को रस्सियों से बांधो, हम इसे खींचकर सूर्यप्रभा के पीछे नजदीकी बंदरगाह ले जाएंगे, ताकि वहाँ जांच हो सके। हाँ, शायद वहाँ जांच से कुछ पता चल पाता, कुछ सुराग मिलता। ठीक है, तो रस्सियां बांधी गईं। हाँ, नाविकों ने रस्सियां बांधी। और जैसे ही सूर्यप्रभा ने अरण्यदेव को खींचना शुरू किया, एक और अनहोनी हुई। क्या हुआ? अरण्यदेव का जो निचला हिस्सा था, कार्गो होल्ड, वहां से अचानक गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। धुआं? हाँ, और धुएं के साथ हवा में एक बहुत तीखी, जलन पैदा करने वाली गंध फैल गई, अजीब सी बदबू। ओ, ये तो खतरे की घंटी थी। बिल्कुल, कप्तान मेहता तुरंत समझ गए। उन्हें लगा जहाज के अंदर कुछ अस्थिर है, फट सकता है। तो उन्होंने क्या किया? वो जोर से चिल्लाए, अपने नाविकों को रस्सियां काट दो, फौरन काट दो। वो जानते थे कि देर करना जानलेवा हो सकता है। और क्या वो काट पाए? उनका डर बिल्कुल सही था। जैसे ही नाविक रस्सियां काटने के लिए भागे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका? हाँ, अरण्यदेव में एक भयानक विस्फोट हुआ, इतना जबरदस्त कि पूरा जहाज कई फुट हवा में उछल गया। बाप रे। आग और धुएं का एक विशाल बादल आसमान में उठा। और फिर सब शांत। एसएस अरण्यदेव अपने सारे रहस्यों के साथ, अपने मरे हुए चालक दल के साथ आग की लपटों में घिरकर हमेशा के लिए हिंद महासागर की गहराइयों में समा गया। मतलब कोई सबूत नहीं बचा? नहीं। सूर्यप्रभा के नाविक बस स्तब्ध खड़े देखते रह गए। जवाब पाने का जो आखिरी मौका था, वो भी उनके हाथों से निकल गया। समुद्र ने उसे वापस ले लिया। इस नाटकीय अंत के बाद तो यकीनन जांच हुई होगी, पूछताछ हुई होगी। हाँ, जाहिर है, काफी जांच पड़ताल हुई और आधिकारिक तौर पर एक स्पष्टीकरण सामने आया। क्या स्पष्टीकरण था? वो रसायनों से जुड़ा था। थ्योरी ये दी गई कि अरण्यदेव शायद कुछ बेहद खतरनाक और अस्थिर रसायन ले जा रहा था, जैसे पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन, इस तरह के घातक रसायन। और तर्क दिया गया कि किसी तरह शायद लीकेज हुई होगी, समुद्री पानी इन रसायनों के संपर्क में आ गया। अच्छा, जिससे जहरीली गैसें बनी और इन गैसों ने धीरे धीरे पूरे जहाज को भर दिया। और चालक दल का दम घुट गया या जहर से मर गए। हाँ, यही थ्योरी थी। और बाद में शायद उन्हीं अस्थिर रसायनों में अपने आप विस्फोट हो गया। पहली नजर में तो ये थोड़ा समझ में आता है।
खासकर वो बिना चोट वाली मौतें। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी कमी है। एक ऐसा पॉइंट है जो इसे सवालों के घेरे में ला देता है। क्या आप सूर्यप्रभा के नाविकों की बात कर रही हैं? बिल्कुल वही सवाल। अगर अरण्यदेव जहरीली गैसों से भरा हुआ था तो सूर्यप्रभा के वो नाविक जो जहाज पर चढ़े थे, हाँ, वो कैसे बच गए? वो तो सुरक्षित वापस आ गए। उन्होंने भी तो उसी हवा में सांस ली थी, तो उन्हें जरा भी असर क्यों नहीं हुआ? ये आधिकारिक कहानी का सबसे कमजोर पहलू है। सही कहा। इसका कोई जवाब है उनके पास? नहीं, इसका कोई संतोषजनक जवाब आधिकारिक स्पष्टीकरण में नहीं मिलता। और वो ठंड, उस अजीब ठंड का क्या? हाँ, वो भी है। ये थ्योरी उस रहस्यमयी अप्राकृतिक ठंड की भी व्याख्या नहीं करती। क्यों? आमतौर पर जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, हाँ। खासकर ऐसी जिनसे जहरीली गैसें बने, हाँ। उनसे तो तापमान बढ़ता है, घटता नहीं। हाँ, सही बात है। तो 4 डिग्री वाली ठंड का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। ये स्पष्टीकरण अधूरा सा लगता है। तो अगर ये आधिकारिक कहानी थोड़ी कमजोर है तो और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या स्रोत किसी और तरफ भी इशारा करते हैं? हाँ, कुछ अनौपचारिक रिपोर्ट्स हैं, कुछ अटकलें हैं जिनका जिक्र मिलता है। अच्छा, और वो एक ज्यादा सनसनीखेज संभावना की ओर इशारा करती हैं। क्या संभावना? ये कहा गया या माना गया कि अरणदेव कोई आम मालवाहक जहाज था ही नहीं, तो क्या था? कि ये किसी गुप्त सैन्य अभियान का हिस्सा हो सकता था। सैन्य अभियान? 1947 में? ये तो वही समय था जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे। अटकलें बिल्कुल इसी तरफ इशारा करती हैं। मतलब? कुछ लोगों का मानना था कि शायद ब्रिटिश सेना भारत से निकलते समय अपने कुछ खतरनाक रासायनिक या शायद जैविक हथियार गुप्त रूप से देश से बाहर भेज रही थी। हथियार इतने संवेदनशील या विवादास्पद हो सकते थे कि उन्हें खुले तौर पर ले जाना मुमकिन नहीं था। तो छुपा कर ले जा रहे थे शायद। और इस पूरे ऑपरेशन को छिपाने के लिए एक नकली, मतलब एक ऐसा जहाज जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, उसका नाम इस्तेमाल किया गया। SS अरण्यदेव। हाँ, ताकि अगर मिशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे हथियारों का रिसाव या कोई दुर्घटना, बिल्कुल, तो आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई जहाज रिकॉर्ड में ही ना मिले और पूरी बात को आसानी से दबाया जा सके। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है तो। और ये थ्योरी कई चीजों को समझाती हुई लगती है। जैसे चालक दल की वो रहस्यमयी मौत शायद उन हथियारों के लीक होने से हुई हो, जहाज पर किसी का ना मिलना और अंत में सबूत मिटाने के लिए जहाज में विस्फोट कर देना। ये एक सोची समझी साजिश की तरह लगता है, जिसमें बेचारे चालक दल की जान की कोई कीमत नहीं थी। यही विचार है इस थ्योरी के पीछे। लेकिन क्या इसका कोई आधार है? कोई सबूत मिला है इस थ्योरी का, या ये भी बस एक अनुमान है? दुर्भाग्य से ये भी काफी हद तक अटकलबाजी ही है। कोई पुख्ता सबूत इसका भी कभी सामने नहीं आया। तो मतलब हम सच नहीं जानते? नहीं। और जो बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है वो ये है। क्या? कि दुनिया के किसी भी आधिकारिक शिपिंग रजिस्टर में SS अरण्यदेव नाम का कोई जहाज कभी दर्ज ही नहीं हुआ। क्या कह रही हैं? मतलब ऐसा कोई जहाज था ही नहीं? या तो था ही नहीं, या फिर उसका असली नाम कुछ और था जिसे इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया गया। ये तो रहस्य को और भी गहरा कर देता है। एक जहाज जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उस पर एक चालक दल जो इतने भयानक तरीके से मारा गया, और फिर वो जहाज खुद ही गायब हो गया। सही कहा। ये घोस्ट शिप वाली बात इसे और भी पेचीदा बना देती है। क्या ये सच में एक काल्पनिक जहाज था, सिर्फ एक मिशन के लिए गढ़ा गया, या किसी असली जहाज की पहचान बदली गई और फिर सारे निशान मिटा दिए गए? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ये उन अनसुलझे समुद्री रहस्यों में से एक है जहां तथ्यों से ज्यादा सवाल हैं हमारे पास। तो अंत में हमारे हाथ क्या लगता है? एक ऐसा जहाज जो शायद था ही नहीं, एक चालक दल जिसकी मौत का कारण हमें नहीं पता, पर उनके चेहरों पर डर साफ दिखता था। हाँ, मौत की वजह पर अलग अलग सिद्धांत हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। वो अजीब अप्राकृतिक ठंड। हाँ, वो ठंड, और फिर वो विनाशकारी विस्फोट जिसने सारे भौतिक सबूत ही नष्ट कर दिए। SS अरण्यदेव की कहानी सच में समुद्री लोक कथाओं और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में एक बहुत खास जगह रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे तत्व हैं: अनजाना खतरा, सरकारी गोपनीयता की संभावना, अप्राकृतिक घटनाएं। ये सब मिलकर किसी रहस्य को दर्शकों तक जिंदा रखते हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहते हैं। और जैसा अक्सर होता है ऐसे रहस्यों के साथ, इसके साथ भी एक किंवदंती जुड़ गई है ना? स्रोत के आखिर में इसका जिक्र है। हाँ, एक लेजेंड है।
कहते हैं कि आज भी अंडमान द्वीप समूह के पास समंदर में, हाँ, जब समुंदर शांत हो, रात गहरी हो और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाए, तो क्या होता है? तो कुछ संवेदनशील रेडियो उपकरणों पर कभी-कभी एक बहुत पुराना, धीमा सा, मुश्किल से सुनाई देने वाला मोर्स कोड सिग्नल पकड़ा जाता है। कौन सा सिग्नल? वही डरावने अधूरे शब्द जो 1847 में सुने गए थे। सभी अधिकारी, कप्तान समेत मर चुके हैं। ओह। मैं मर रहा हूँ। और फिर सिर्फ गहरा अंतहीन सन्नाटा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये किंवदंती ये शायद सच ना हो, लेकिन ये उस अनसुलझे डर और रहस्य को दिखाती है जो अरण्य देव के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। क्या वो सिग्नल वाकई कभी-कभी सुनाई देता है? कौन जाने, या ये सिर्फ उन बेचारे नाविकों की आखिरी चीख की गूंज है जो समुंदर की गहराइयों में कहीं खो गई। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा हिंद महासागर की लहरों में ही छुपा रहेगा। बिल्कुल। तो ये थी एसएस अरण्यदेव की रहस्यमयी और कह सकते हैं अधूरी कहानी। हाँ, एक ऐसी पहेली जो हमें याद दिलाती है कि समुंदर अपने अंदर न जाने कितने राज समेटे हुए हैं। और शायद कुछ रहस्यों का कभी हल ना होना ही उनकी किस्मत होती है। और ये हमें ये सोचने पे भी मजबूर करती है कि कभी-कभी जो आधिकारिक स्पष्टीकरण हमें दिए जाते हैं वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होते हैं, और सच्चाई शायद कहीं ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। इस पर और खोजबीन करना यकीनन दिलचस्प होगा। हाँ, भले ही आखिरी जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन सोचना